दोस्तों, विश्व इतिहास में दो महायुद्ध लड़े गए। पहला प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। दोस्तों, क्या आपने सोचा कि ये विश्व युद्धों ने हमें क्या दिया? एक चीज़ तो इन्होंने दिया, वो है विश्व में अनेक छोटे छोटे राष्ट्र राज्यों का उदय। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि पूरे विश्व में कई छोटे छोटे बड़े बड़े राष्ट्रों का उदय होता है। तो दोस्तों, हमें ये देखने को मिलता है कि जितने भी छोटे छोटे नेशन राष्ट्र हैं वो अनेक रीजन्स में फैले हुए हैं। फिर क्या होता है कि जितने भी छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो अपने रीजनल तरीके से एक दूसरे के साथ संगठित होने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो आखिर ये क्यों जुड़ना चाहते हैं? ये जुड़ना इसलिए चाहते हैं ताकि ये अपने आप में अपने रीजनल एरियाज़ के अन्य छोटे छोटे नेशन राष्ट्रों के साथ इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल कोऑपरेशन करके और अपने रीजन्स को मजबूत बनाए एवं अपनी इकोनॉमी को बूम कर सके। तो इसी संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि विश्व में अनेक छोटे छोटे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की उदय होती है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यूरोपियन यूनियन, वो यूरोपियन नेशंस को आपस में संगठित करने के लिए एवं यूरोप में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे फ्रांस और जर्मनी के बीच में, उसको बाय इकोनॉमिक कोऑपरेशन कम करने के लिए कोशिश किया गया। उसी तरह से सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसकी बात हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसके एस्टेब्लिशमेंट हम लोग देखते हैं। उसी तरह से अफ्रीकन यूनियन, उसी तरह से आसियान। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं आसियान क्या है, इसके एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, इसकी फेमस प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन सी है एवं इसकी और इंडिया की रिलेशनशिप्स कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि हम लोग बात करते हैं कि ये जो आसियान है उसकी मेन मोटिव, मेन गोल क्या है। तो इसकी एक फेमस टैगलाइन है जो अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है, वो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। यानी कि एक तरह की सोच, एक तरह की पहचान और एक तरह की समुदाय। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि आसियान क्या है। तो द आसियान Association of Southeast Asian Nations is a regional organization which was established to promote political and social stability amid rising tensions among the Asia Pacific post-colonial states। इसकी मोटिव की मैंने बात की है। इसके बाद इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? तो इसके एस्टेब्लिशमेंट 8 अगस्त 1967 को होती है। दोस्तों, ये 8 अगस्त का दिन बहुत ही सुनहरा है क्योंकि इस दिन ये लोग आसियान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर बात करें कि इसकी सेक्रेटेरिएट कहाँ है, इसके सचिवालय कहाँ है, तो इसकी सचिवालय इंडोनेशिया, जाकर्ता इंडोनेशिया में है। इसके बाद बात करते हैं इसके मेंबर स्टेट्स की। दोस्तों, हमें देखने को मिलता है कि इसके कुल 5 फाउंडिंग मेंबर स्टेट्स हैं एवं बाकी जो 5 मेंबर्स हैं वो बाद के दिनों में इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते चले जाते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो ऊपर से जो 5 नाम है जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये जो है ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें कि इसमें आपके 5 बाकी मेंबर्स हैं जैसे कि वियतनाम है। वियतनाम 1984 में इसमें शामिल होता है। ब्रुनई जो है वो 1984 में शामिल होता है। वियतनाम 1995 में शामिल होता है। लाओस 1997 में शामिल होता है। म्यांमार भी 1997 में शामिल होता है। और लास्ट कंबोडिया जो है वो 1999 में शामिल होता है। इसके बाद बात करते हैं जेनेसिस ऑफ आसियान, मतलब आसियान के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स या ईयर कौन कौन से हैं। 1967, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इस समय 8 अगस्त को आसियान की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ये किस डिक्लेरेशन या किस संधि से हुई थी? तो ये जो डिक्लेरेशन हुई थी उसे हम लोग बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। बैंकॉक जो सिंगापुर में है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बैंकॉक डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। आपको ऑप्शन 2-4 दे देगा, तो इसमें आपका आंसर होगा आसियान। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो 5 स्टेट्स, उसकी बात मैंने पहले की है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। नेक्स्ट 1990s का दौर जो होता है वो इसके लिए बड़ा खास होता है क्योंकि इस समय देखते हैं कि कई सारे और नेशन स्टेट जो हैं वो इसमें लगातार जुड़ते चले जाते हैं। 1995
इसमें क्या होता है कि ये जो जितने मेंबर स्टेट्स हैं इसके, वो एक डील साइन करते हैं जिसमें साउथ ईस्ट एशिया को न्यूक्लियर फ्री जोन बनाने की बात की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। 1997 इसमें क्या होता है कि विजन 2020 यानी कि 2020 तक आसियान कौन कौन सी गोल्स को अचीव करेगा, किस दिशा में काम करेगा, इसकी बात इसमें की जाती है। 2003 में एक बाली अकॉर्ड टू साइन की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, आसियान कम्युनिटी की इस्टेब्लिशमेंट की जाती है, मतलब और कौन कौन से आसियान के साथ मिलकर काम करेंगे। 2007 क्यूबा डिक्लेरेशन टू एक्सेलरेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आसियान कम्युनिटी बाई 2015, इसी आसियान कम्युनिटी को एस्टेब्लिश करने की बात आगे बढ़ाई जाती है। 2008 में क्या होता है, आसियान चार्टर कम इनटू फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, एक एग्जाम में पूछ सकता है कि आसियान की जो चार्टर है वो कब लागू हुई, तो 2008 में लागू हुई। एंड बिकम्स लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, और अब जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं। 2015 में आसियान कम्युनिटी लॉन्च होता है जिसमें से 3 बॉडी बनाए जाते हैं, 3 पिलर बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। तो दीज आर 3 पिलर्स ऑफ आसियान। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव्स की। तो कॉमन सी बात है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस बनती है उनकी सबसे मेजर जो ऑब्जेक्टिव होती है वो आपस में सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल कोऑपरेशन होती है। तो ठीक इसी प्रकार से इसकी भी जो है टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट फॉर prosperous and peaceful community of Southeast Asian nations. Second, to promote regional peace and stability through abiding respect for justice and rule of law and adherence to the principle of United Nations Charter. जो United Nations Charter है उसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको अवॉइड करते हुए, उसको मानते हुए कैसे हम पीस एस्टैब्लिश करें। नेक्स्ट, टू प्रमोट active collaboration and mutual assistance on matter of common interest in the economic, social, cultural, technical, scientific and administrative field। ये जितने सारे फील्ड हैं उसमें कैसे आसियान कंट्रीज के साथ, आसियान कम्युनिटीज़ के साथ कॉपरेशन बढ़ाया जाए। नेक्स्ट, टू कोलैबोरेट मोर इफेक्टिवली फॉर द ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज and expansion of their trade, improvement, transportation, communication facilities and the rising of the living standards of people। Very important कि ये जितने भी राष्ट्र राज्य हैं इन सब के लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको कैसे बेहतर किया जा सके। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि बैंकॉक जो है उसकी लिविंग स्टैंडर्ड्स काफ़ी अच्छी है, वहीं जो कंबोडिया है उसकी लिविंग स्टैंडर्ड्स काफ़ी कम है। इसके साथ साथ कि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की स्टडीज़ जो है इसमें कैसे रिसर्च किए जाए, इसके रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए, इसकी लेकर बात कैसे की जाए, इसकी बात आगे बढ़ती है। इसके बाद टू मेंटेन क्लोज एंड बेनिफिशियल कोऑपरेशन विथ एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। बाकी के जो वर्ल्ड के रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कैसे काम किया जाए एवं वर्ल्ड पीस के साथ साथ इसकी इकोनॉमी कोऑपरेशन, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल कैसे कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, तो फटाफट जान लेते हैं हम लोग। पहला है द आसियान फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एज कंटेंट इन ट्रीटी ऑफ एमिटी। वेरी इंपॉर्टेंट कि आसियान के जो प्रिंसिपल्स हैं इसको कब लाई गई थी या कब इसको डिज़ाइन की गई थी, और ट्रीटी ऑफ एमिटी जो है जिसमें कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया TAC 1976 में आई थी, इस समय इसकी बात की गई थी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी, इक्वालिटी, टेरिटरी इंटीग्रिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ऑल नेशंस। जितने भी कंट्रीज हैं इसके मेंबर स्टेट्स उसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा, उसकी सॉवरेनिटी, उसकी इक्वालिटी, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सबको बनाए रखने का और नेशनल आइडेंटिटी को कायम रखने का। नेक्स्ट, द राइट ऑफ एवरी स्टेट टू लीड इट्स एग्जिस्टेंस फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, सबवर्जन और कोएर्जन। जितने भी नेशनल स्टेट्स हैं उसको बाहरी किसी ताकत से उसे मुक्ति मिलेगी। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर, जैसा कि सार्क का भी है कि इंटरनल अफेयर पंचशील एग्रीमेंट भी इसमें था कि हम इंटरनल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मैनर। नेक्स्ट, रीन्यूएशन ऑफ द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स। इसके बाद इफेक्टिव कोऑपरेशन अमंग देमसेल्फ। तो इस तरह से इसके फंडामेंटल जो है प्रिंसिपल्स हैं। इसके बाद बात करते हैं इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म, मतलब इसमें से कौन कौन से इंस्टीट्यूशन बाद में बनाई जाती है। हमें देखने को मिलता है कि चेयरमैन ऑफ आसियान रोटेट एनुअली। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो हर साल बदलते हैं एवं उनकी जो सीट होती है वो अल्फ़ाबेटिकल, जिस तरह से इसके कंट्री मेंबर्स हैं
उसके आधार पे ये चेंज होते रहते हैं। आसियान समिट की बात करें तो सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ आसियान। अगर आसियान की जितनी पॉलिसी मेकिंग होती है वो कहाँ होती है, तो वो आसियान समिट में ही होती है, जब सारे मेंबर्स एक साथ मिलकर मीट होते हैं। एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी इन आसियान, द समिट सेट्स द डायरेक्शन ऑफ द आसियान पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। अंडर द चार्टर द समिट मीट्स ट्वाइस ए ईयर। इसकी जो समिट होती है वो साल में 2 बार होती है। आसियान मिनिस्ट्रियल काउंसिल, इसमें मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स भी होती है। द चार्टर एस्टैब्लिश्ड 4 इंपॉर्टेंट न्यू मिनिस्ट्रियल बॉडीज टू सपोर्ट द समिट। कौन कौन सा? आसियान कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी काउंसिल, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल, आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी काउंसिल। तो इस तरह से 4 इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो इसके अलग अलग बनाए गए थे। मतलब इस तरह से 4 और मिनिस्ट्रियल लेवल पे मीटिंग्स होती है। इसके साथ साथ अगर हम लोग डिसीजन मेकिंग की बात करें तो द प्राइमरी मोड ऑफ डिसीजन मेकिंग इन आसियान इज कंसल्टेशन एंड कंसेंसस। इसकी जितने भी डिसीजन मेकिंग होती है वो इनके जितने भी सारे मेंबर स्टेट्स हैं उसमें आपसी सहमति होने की बाद ही होती है। ये आसियान एक्स क्या है? हाउएवर द चार्टर इंसाइन द प्रिंसिपल ऑफ आसियान एक्स। दिस मीन्स दैट if all member states are in agreement, a formula for flexible participation may be used so that the member who are ready may go ahead while member who need more time for implementation may apply a flexible timeline. Very important दोस्तों, ये आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज आसियान एक्स। तो आसियान एक ऐसी फ्लेक्सिबल फार्मूला प्रोवाइड करती है इसकी मेंबर स्टेट्स को कि अगर किसी समय कोई पॉलिसी डिज़ाइन हो रहे हैं, कोई एग्रीमेंट हो रहे हैं, तो उसे जो राष्ट्र राज्य उसी समय लागू करना चाहते हैं वो इसी समय लागू कर सकते हैं। अगर किसी राष्ट्र राज्य को थोड़े सा टाइम चाहिए कि 2 साल 3 साल चाहिए कि ताकि हम उस समय तक इसको लागू करें, तो वो इसे भी अडॉप्ट कर पा सकते हैं। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में हम लोग देखते हैं कि आसियान लेड फोरम्स कौन कौन सी है, मतलब इसके और कौन कौन से फोरम्स चलाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, ARF क्या है, कब लॉन्च हुआ, समथिंग लाइक दैट। तो आसियान रीजनल फोरम्स लॉन्च्ड इन 1993. The 27 members multilateral grouping was developed to facilitate cooperation on political and security issues to contribute to regional confidence building and preventive diplomacy. ठीक है, ये जो सिक्योरिटी बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी के लिए क्या किया गया कि 27 मेंबर स्टेट्स का एक ग्रुप बना दिया गया जिसे हम लोग ARF कहते हैं। इसके साथ क्या किया जाना है, तो इसके साथ पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन को आगे बढ़ाना है ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स को कम किया जा सके, इकोनॉमी को बूम किया जा सके, आपस में कॉपरेशन को बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ एक और लेड फोरम्स है जिसका नाम है आसियान +3। ये आसियान +3 में 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। द कंसल्टेटिव ग्रुप इनिशिएटेड इन 1997, आसियान +3 जो 1997 में इनिशिएट होता है, ब्रिंग टुगेदर आसियान 10 मेंबर्स, 10 मेंबर्स के साथ साथ चाइना, जापान और साउथ कोरिया इसके मेंबर्स हैं। इसके बाद एक और है ईस्ट एशिया समिट, EAS क्या है, तो EAS जो है वो 2005 में शुरू होता है। द समिट सीक टू प्रमोट सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन एंड यूजुअली अटेंड बाय द हेड्स ऑफ द स्टेट फ्रॉम द आसियान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रसिया, साउथ कोरिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। देख सकते हैं कि ये जो ईस्ट एशिया समिट है इसमें कितने बड़े बड़े नेशनल स्टेट्स हैं। इसमें चाइना भी है, USA भी है, इंडिया भी है, जापान भी है, चाइना भी है। तो इस तरह से आसियान प्लेज सेंट्रल रोल एज द एजेंडा सेटर। तो इस तरह से आसियान लेड फोरम्स है। ARF जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1993 में होती है, आसियान +3 1997 में शुरू होती है, और ईस्ट एशिया समिट जो 2005 में शुरू होती है और इसमें इतने सारे मेंबर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ की, मतलब ये कैसे विश्व में क्या कॉपरेशन इससे हो रहा है, इससे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो बिल्कुल ये बहुत ही बोल सकते हैं मील की पत्थर साबित हुई है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को एकजुट करने में, उसे आगे बढ़ाने में, उसकी इकोनॉमी को सस्टेन करने में। तो ASEAN commands for greater influence on Asia Pacific trade, political and security issues than its members could achieve individually. हम लोग बात करें क्या इसके मेंबर स्टेट्स आज जितने प्रॉस्परस हैं, आज जितने विकसित हैं, क्या वो अकेले हो सकते थे? तो बिल्कुल नहीं हो सकते थे। इसके साथ साथ इट कॉन्स्टिट्यूट्स थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ऑफ विच मोर दैन हाफ इज बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज। ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, यानी कि आसियान की बात करें तो इसमें जितने पॉपुलेशन है वो थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में आ जाएंगे।
इकोनॉमिक स्थिति की बात करें तो इसकी इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, लार्जर दैन EU एंड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स, मतलब इससे जो बड़ी बड़ी है वो यूरोपियन यूनियन और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है। सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इसकी अगर इकोनॉमी की बात करें तो सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, थर्ड इन एशिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इसके साथ साथ इसके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हैं, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि आसियान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किस किस के साथ हैं। इसके साथ साथ फोर्थ मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ग्लोबली, विश्व के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो आसियान मेंबर्स या आसियान को एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिंग डेस्टिनेशन के रूप में जानते हैं, देखते हैं। इसके साथ साथ आसियान शेयर्स ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट हैज़ ऑल्सो राइजन, जहाँ पर देखते हैं कि 1967 में इसकी जो ग्लोबल एक्सपोर्ट 2% होती है, वहीं 2016 में 7% हो जाती है और ये लगातार इंक्रीज हो ही रही है। द आसियान सिंगल एविएशन मार्केट एंड ओपन स्काइज पॉलिसीज हैज़ इंक्रीज्ड इज ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी पोटेंशियल। इसकी जो पॉलिसीज़ है सिंगल एविएशन मार्केट सिस्टम एंड ओपन स्काइज पॉलिसीज़, जिससे क्या हुआ, उसकी जो कनेक्टिविटी है और ग्लोबल जो मार्केट है वो लगातार बढ़ती हुई हमें नज़र आती है। इसके साथ साथ आसियान हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू रीजनल स्टेबिलिटी बाय बाइडिंग मच नीडेड नॉर्म्स एंड फॉस्टरिंग ए न्यूट्रल एनवायरनमेंट टू एड्रेस शेयर चैलेंजेस। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दोस्तों कि आसियान जो है आज एक बहुत ही स्ट्रेंथफुल, एक मजबूत और एक पूरे कंट्री मेंबर्स के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पास कोई भी चैलेंजेस नहीं होंगे, इसके लिए रास्ते जो होंगे वो पूरा अच्छे से बनाए हुए होंगे। इसके साथ साथ इसमें काफ़ी सारी चैलेंजेस, काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स भी देखने को मिलती है। तो चलिए फटाफट बात कर लेते हैं कि इसकी फेमस चैलेंजेस कौन कौन सी है। तो हम लोग देखते हैं कि रीजनल इम्बैलेंसेस, सबसे पहली बात कि इसके जितने भी कंट्री मेंबर स्टेट्स हैं वो सारे के सारे एक जैसे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली डेवलप नहीं है। इसमें से कुछ कंट्री मेंबर्स हैं जिनकी इकोनॉमिकल स्थिति काफ़ी अच्छी है, तो कुछ ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमिकल स्थिति काफ़ी डाउन है। यानी कि अभी ये ज़रूरत है कि ये आसियान कंट्री मेंबर्स मिलकर जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम इगलिटेरियन सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट हो सके, एक समतामूलक समाज की स्थापना कैसे की जा सके, इसके लिए वो लगातार प्रयास करें। तो गैप between rich and poor ASEAN members states remains very large and they have mixed record on इनकम इनक्वालिटी। ये जो इनकम इनक्वालिटी है इसको कैसे मेंटेन किया जा सके, इसको कैसे ख़त्म किया जा सके। तो हम लोग देखते हैं कि सिंगापुर की जहां इकोनॉमी लगभग जो है 2016 के अकॉर्डिंग $53,000, वहीं कंबोडिया की मात्र कितना है $1,300। तो इस तरह से जो इतनी बड़ी गैप है उसको कैसे कम की जा सके, इसकी बात होती है। इसके साथ साथ देखते हैं कि इसकी जो अलग अलग नेशन स्टेट्स में जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है वो भी एक जैसे नहीं है, कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं कम्युनिस्ट रूल है, कहीं ऑथोरिटेरियन स्टेट्स हैं। तो इसके बीच में भी अलग अलग रूलिंग तरीके के बीच में कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन क्रिएट की जा सके, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि वियतनाम में मिलिट्री रूल आ चुका है, जो आपका म्यांमार है उसमें मिलिट्री रूल आ चुका है। तो इस तरह से ये जितने भी कंट्री मेंबर स्टेट्स के साथ अलग अलग रूलिंग स्टाइल होने की वजह से ये बड़ा चैलेंज निकलकर सामने आता है। एक तरफ देखते हैं कि साउथ चाइना सी जो है वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रास्ते में। इसके साथ साथ आसियान हैज़ बीन डिवाइडेड ओवर मेजर इश्यूज ऑन ह्यूमन राइट्स, फॉर एग्जांपल क्रैकडाउन इन म्यांमार। जैसे हम लोग देखते हैं कि आसियान का जो एक कलेक्टिव अप्रोच होना चाहिए वो अलग अलग इश्यूज़ में अलग अलग तरीके के इसके कंट्री मेंबर्स के निकलकर सामने आती है। ऑब्वियस सी बात है, चूँकि इसके रूल्स अलग अलग हैं, रूलिंग्स अलग अलग हैं, तो अलग अलग व्यूज़ तो होने ही है। इसके साथ साथ इनएबिलिटी टू नेगोशिएट ए यूनिफाइड अप्रोच विद रिगार्ड टू चाइना, पार्टिकुलरली इन रिस्पॉन्स टू वाइड स्प्रेड मैरीटाइम क्लेम्स इन साउथ चाइना सी। इनकी जो चाइना के साथ जो अपना एक व्यू होता है वो भी अलग अलग है। द एम्फेसिस ऑन consensus sometimes become a chief drawback. Difficult problems have been avoided rather than confronted. कई बार क्या होता है, जो इसकी पॉलिसीज़ है कि इसकी जो रूल है कि कंसेंसस से, सहमति से सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। कई बार जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उनमें डिस्प्यूट्स हो जाती है, वो डिसीजन नहीं लिए जा पाते हैं। तो इस तरह से कई सारी प्रॉब्लम्स जो है वो इसके साथ में है। इनएफिशिएंट डिस्पाइट सेटलमेंट मैकेनिज्म, इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी अच्छा इसके अंदर में नहीं है।
हालांकि वो चाहे वो तो फिर इकोनॉमिक स्फीयर का रहे, चाहे वो पॉलिटिकल स्फीयर का रहे, चाहे कुछ भी हो, अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो फिर आगे चीज़ें नहीं बढ़ पाती है। तो इस तरह से ये सारे जो हैं चीज़ें वो आसियान के सामने बड़ी बड़ी चैलेंजेस है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इंडिया एंड आसियान की क्या रिलेशंस है। हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इंडिया और आसियान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुकी है। हालांकि इंडिया आसियान के मेंबर नहीं है, लेकिन इसके डायलॉग पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर जैसी चीज़ों में वो भाग लेते आया है। तो इंडिया रिलेशनशिप विद आसियान इज की पिलर ऑफ हर फॉरेन पॉलिसी एंड द फाउंडेशन ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब लाई गई थी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके बाद देखते हैं जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो एक रूल, ये पॉलिसी है इंडिया का, उसके आधार पे आसियान जो है वो एक की पिलर है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का। इसके बाद देखते हैं कि इंडिया हैज़ ए सेपरेट मिशन टू आसियान एंड द EAS इन जकार्ता। अलग अलग इसकी मिशन हैं, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग कॉपरेशन भी करते हैं। इंडिया एंड आसियान ऑलरेडी हैड 25 मेंबर ऑफ डायलॉग 25 ईयर्स ऑफ डायलॉग पार्टनर्स। 25 साल हो चुके हैं दोनों को डायलॉग पार्टनर्स बने हुए, 15 साल समिट लेवल इंट्रैक्शन एंड 5 लेवल स्ट्रेटेजिक पार्टनर विथ आसियान। इकोनॉमिक ऑपरेशंस की बात करें तो आसियान इज इंडियाज 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। आसियान जो है वो इंडिया का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया ट्रेड विद आसियान स्टैंड्स एट अप्रॉक्स 10.6 ऑफ इंडिया ओवरऑल ट्रेड। ये मतलब 10.5% लगभग इसकी आसियान के साथ ट्रेड होती है इंडिया की। इंडिया एक्सपोर्ट टू आसियान स्टैंड्स 11.28%। अगर इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें तो ये लगभग 11.28% है। द एशियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैज़ बीन कम्प्लीटेड। और ये जो FTA है वो भी दोनों के बीच में कंप्लीट हो चुकी है। आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल जो है AIBC, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, तो ये 2003 में हुई थी। किस लिए, तो ब्रिंग की प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया एंड आसियान कंट्रीज ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म। जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर और ट्रेड कर सके, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकें। इसके साथ साथ हमें सोशल कल्चरल कोऑपरेशन भी दोनों कंट्रीज के साथ देखने को मिलती है। फंड्स की बात करें तो फाइनेंशियल असिस्टेंस हैज बीन प्रोवाइडेड टू आसियान कंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग फंड्स। जैसे आसियान इंडिया कोऑपरेशन फंड है, आसियान इंडिया सर्च एंड डेवलपमेंट, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड है। इसके साथ साथ आसियान इंडिया ग्रीन फंड है। इन फंडों के माध्यम से क्या होता है, एक दूसरे को सहयोग करने की कोशिश की जाती है। दिल्ली डिक्लेरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाते हैं। टू आइडेंटिफाई cooperation in the maritime domain as the key area of cooperation between ASEAN India strategic partner। मतलब कि इंडिया और आसियान के बीच में जो मैरीटाइम यानी कि समुद्र में जो सहयोग होना है, एक दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो दिल्ली डिक्लेरेशन में निकलकर सामने आया था। इसके साथ साथ दिल्ली डायलॉग एनुअल ट्रैक 1.5 इवेंट फॉर डिस्कसिंग पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड आसियान। इसके साथ साथ आसियान इंडिया सेंटर की स्थापना की गई, किस लिए, टू अंडरटेक पॉलिसी रिसर्च, एडवोकेसी एंड नेटवर्किंग एक्टिविटीज विथ ऑर्गेनाइजेशंस एंड थिंक टैंक्स इन इंडिया एंड आसियान। तो इस तरह देखते हैं कि इंडिया आसियान के बीच में एक थिंक टैंक के रूप में AIC की भी स्थापना की जाती है। इसके बाद पॉलिटिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इंडिया प्लेसेस आसियान एट द सेंटर ऑफ इट्स इंडो पैसिफिक विजन ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन्स। तो इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उसके आधार पे आसियान जो है एक बहुत ही बड़ा सहयोगी है हमारे भारत का। हालांकि भारत लगातार ये कोशिश कर रहा था कि हम आसियान के मेंबर्स बन जाएं, लेकिन हम आसियान की मेंबर नहीं बन पाए। लेकिन इसके बावजूद हम उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर, डायलॉग पार्टनर, समिट लेवल पार्टनर के साथ साथ उसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और कई तरह की कोऑपरेशन हम दोनों के बीच में चल रही है। तो उम्मीद है आपको आसियान समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।